हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 16 की, ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल चल रहा है। तो उसकी न्यूमेरिकल के 2 वीडियो बन चुका है और ये लास्ट वीडियो होगा, इसमें पूरी तरह से न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। तो हमें शुरू करना है 31 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी क्या है, एक लिक्विड है, तो उसका जो पारदर्शी लिक्विड है उसका जो दिया है आपका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष किसी लिक्विड का अपवर्तनांक यानी ANL हम लिख दे रहे हैं, कितना दिया है 1.25। हम इसको एक बार बताए थे एक वीडियो में, क्या कि इसको लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं NL/NA बराबर कितना लिख सकते हैं 1.25, इतना कर सकते हैं। और फिर दिया है वायु के सापेक्ष आपका किसका, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं NG/NA बराबर 1.5, ठीक है। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, निकालना हमें कर रहा है कि तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष यानी LNG हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं NG/NL, ये लिख सकते हैं NG/NL, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये लाने के लिए हमें इसको किस फॉर्मेट में रख के गुणा करना पड़ेगा कि ये आ जाएगा, यही करना है ना। तो देखिए ये हमारा वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है NG/NL निकालना है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो पहले है उसको बाद में। तो हमें ऊपर क्या लाना है, यही फॉर्मेट करना है। तो ऊपर लाना है NG और नीचे लाना है NL इसमें से, ठीक है। तो ऊपर ले जाना है NG, तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे लाना है NL, तो ये तो नहीं आ पाएगा, तो इसको हमें पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए इसको हम लिख लें NG/NA, ठीक है। यदि इसी का गुणा कर दे तो ये तो ऊपर दोनों ये तो ऊपर आ जाएगा ना, दोनों क्या हो जाएगा ऊपर, ये दोनों ऊपर आ जाएगा, तो कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यदि इसी को हम उल्टा करके लिख दें यानी NA/NL लिख दे तो ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका NG/NL आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इस ये जो पहला दिया है वायु के सापेक्ष द्रव का, इसको हम लोग पलट दें। तो इसको यदि हम कर दें इस वाले को NA, क्या कर दें NA/NL कर दें, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा ना, यानी 1/1.25 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है ये, तो क्या करेंगे, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसका गुणा कर देंगे, यानी NG/NA गुणे इसका मान NA/NL। तो इससे कट जाएगा यहाँ से ना, तो फिर वही मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, चलिए। तो इसका मान कितना है 1/1.25 गुणे इसका मान कितना है इसका मान दिया ना ये 1.25 इसका है, गुणे इसका मान कितना है 1/1.25। इसी का क्या कर दे, आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 150 हो जाएगा और नीचे 125 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 25 से कटा दीजिए, 25 × 150 और 25 × 5 = 125, कितना आ जाएगा 6/5। या इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 1 कितना बचेगा 1, फिर यानी 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 31 का 1.2 ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, डी मैच कर रहा है। या इसको जनरली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, जैसे निकालना है ना LNG के सापेक्ष निकालना है ना,
तो जिसके एल के सापेक्ष जी करे तो जो लास्ट में रहता है ना तो उसको ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको ऊपर। तो देखिए इसमें इसके लास्ट में जी है तो इसमें दो वैल्यू जो दी है उसमें जी किसके लास्ट में? इसके ना, तो इसका वैल्यू ऊपर लिख देंगे और बटे में किसके सापेक्ष एल के ना, तो एल किस में लास्ट में है? इसमें, तो इसको नीचे लिख देते हैं और इसी का फिर गुणा करें तो वहीं आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग जनरली मतलब सही तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लास्ट में जो रहेगा, जैसे जो ये पूछा है ना लिक्विड के सापेक्ष कांच का, तो जी किसके लास्ट में है? इस वैल्यू में इसके, तो इसको ऊपर रख देते हैं और एल वाले वैल्यू को नीचे रख देते हैं। यानी ये समझिए एल की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है। हमें निकालना है तो ये जी वाला ऊपर चला जाता है, एल वाला नीचे आता है, तो वही बस उसका मान रख दीजिए। ठीक है, चलिएगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बताए हैं ये कई वैल्यू भी दिया रहेगा, तो ऐसे आप लोग चेंज करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक तेल की पतली परत पानी पर तैर रही है। एक प्रकाश किरण 45 अंश के आपतन कोण पर तेल की सतह पर आपतित होती है। किरण द्वारा पानी के अंदर बनाए गए अपवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, इसका आप लोग चित्र देखिएगा, चित्र द्वारा इसको सॉल्व करते हैं समझते हुए। ठीक है, ये हमारा क्या है? जल है। ये क्या है हमारा? समझिए जल है और इस पे क्या है? एक पतला लेयर है। ये मान लीजिए पतला हमारा लेयर है किसका? ये लेयर है किसका? तेल का। किसका है? तेल का। और इस पे एक किरण आपतित हो रही है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो कितने डिग्री पे? तो इस एंगल का मान दिया है कितना? 45 डिग्री पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है, यानी आई का मान दिया है। आई 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात है वायु से तेल में आ रहा है तो ये थोड़ा झुकेगा अभिलंब की तरफ, तो ये जो थीटा कोण बनेगा क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक है, तो ये भी 45 का ही बनेगा। और फिर क्या होगा? अब ये फिर पानी में जाएगा तो यहाँ पे अभिलंब खींच दे रहे हैं और फिर यहाँ से क्या होगा? ये फिर थोड़ा दूर हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये अपवर्तन कोण यानी ये आर निकालना है। ठीक है, आर निकालना है हमें। तो ये भी कितने का होगा? क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री पे हुई, इसमें आया। ठीक, फिर ये जो कोण होगा ये भी 45 का, फिर ये भी एकांतर कोण से 45 अंश हो जाएगा और फिर ये भी अपवर्तन कोण कितने का हो जाएगा? ये भी, यानी ये जो साइन आई जो बनेगा साइन I1, तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ऐसे, जैसे ये जो माध्यम का अपवर्तनांक भी लेते चलेंगे, यानी N1 साइन I1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? अब इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक N2 मान ले तो N2 साइन I2 बराबर होगा अब इस वाले माध्यम के लिए, यानी हमारा ये N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, ये N3 माध्यम है। ठीक है ना, तो N3 और साइन इसका अपवर्तन को लेना है ना, तो ये हो जाएगा R3। क्या हो जाएगा? R3। तो देखिए हमें निकालना क्या है? इस वाले कोण को निकालना है, इस वाले कोण को। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि तेल का अपवर्तनांक 1.45 और पानी का अपवर्तनांक 1.33 रखना है। तो हमें तो तेल के अपवर्तनांक से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यानी हमें इसके और इसके बीच रिलेशन निकालना है, तो वायु और जल का रिलेशन हमें, तो बस इसका और इसका हमें लेना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो जहाँ से I1 का मान दिया आपका 45 अंश, R2 का मान निकालना है, सॉरी R3 का मान निकालना है, यानी अपवर्तन कोण का मान निकालना है, वो भी पानी में। इसका अपवर्तनांक भी दिया रखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? Ni साइन I1 बराबर N3 साइन R3। ठीक है, हमें R3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन R3 का। तो साइन R3 बराबर हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? ये बटे में आ जाएगा ना, तो N1 अपान N3 और साइन I1 इतना हो जाएगा। ठीक है, और अपवर्तनांक दिया है आपका, कह रहा है कि तेल का अपवर्तनांक इतना और जो पानी का अपवर्तनांक है कितना है? 1.33 है। ठीक है ना, तो N1 इसका हम लोग क्या, ये निरपेक्ष अपवर्तन, ये वायु है तो इसका 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो हो जाएगा कितना? 1 अपान N3 का मान दिया है आपका, यानी N3 यानी जल का दिया है 1.33 क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, इसका हमें N2 का मान दिया है 1 कितना दिया है?
1.45, तो इसको तो रखना नहीं है, ठीक है, हमें बस इसका रखना है। तो हो जाएगा 1.33 गुणे साइन आई, और आई का मान है कितना 45 अंश, कितना है 45, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 में 2, तो 1/2 में 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन R3 बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे √2 का मान होता है 1.414 और 1.33 का 1.414 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.53 ऐसे आ रहा है आगे, तो हम दशमलव के 2 स्थान पहले ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0.53, ठीक है। तो भाई साइन में तो इतना किसी का मान आता नहीं है कि कोई थीटा का, क्योंकि हमें 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का ही मान पता है, तो नहीं पता रहता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इनवर्स निकाल देते हैं, यानी हो जाएगा R3 इनवर्स बराबर हो जाएगा कितना, यानी इसी का मान निकालना है ना, तो जब इसको भेजते हैं, सॉरी यहाँ पे इनवर्स नहीं होता है, यहाँ इसको जब भेजते हैं ये साइन को, तो ये साइन जाके इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स और कितना है 0.53, ये आपका हो जाएगा आंसर। R3 का जो मान आ जाएगा साइन इनवर्स 0.53 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया है साइन इनवर्स 0.53, आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, क्योंकि दो माध्यम में जब प्रकाश जाती है एक साथ, जैसे मान लीजिए इस माध्यम से गई इस माध्यम में, इससे इस माध्यम में, दो माध्यम में गई, तो जिस कोड से जाती है उसी कोड में वो क्या करती है फिर उसका वो, यानी ये वाला कोड बराबर होता है, ठीक है ना। चलिएगा बात समझ में इतनी, ठीक है। नहीं तो एक और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को इसको सॉल्व करने का। जैसे हमारा जो नियम भी है, अपवर्तन के 2 नियम पढ़े हैं ना आप लोग, जैसे जो अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया का अनुपात जो हम लोगों ने पढ़ा है किसके बराबर होता है, नियतांक के। तो मान लीजिए हमें किसका निकालना है, इस जल के इसका अपवर्तन कोण निकालना था और ये यानी n1 और n3 के सापेक्ष निकालना है। तो हमें निकालना है किसके है, n1 के सापेक्ष, ठीक है, किसका n3 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा साइन I1 अपान, इसका अपवर्तन कोण लेंगे ना तो कितना हो जाएगा साइन R3 हो जाएगा, साइन R3, ठीक है। तो चलिए जाहिर सी बात है इसको जो दिया रहता है तो इसको ऊपर लिखते हैं, तो हो जाएगा ये n3 अपान n1 बराबर क्या हो जाएगा साइन I1 अपान साइन R3, साइन R3, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन R3 का मान, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा n3 साइन R3 बराबर हो जाएगा कितना n1 गुणे साइन I1, ठीक है। अब सबका वैल्यू रखिए, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान, तो हो जाएगा साइन R3 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान दिया है, देखिए n3 का मान दिया है 1.33, n1 का मान आपको पता है ये 1 होगा वायु का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 गुणे साइन I का मान कितना है 45 अंश, अब बटे में ये गुणा में है तो बटे में चल जाएगा, इसका मान कितना है 1.33, ठीक है। तो फिर हो जाएगा वहीं आपका साइन R3 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 1/1/3 और इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, फिर इसका गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा 0.53 और R3 का मान निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स 0.53, ठीक है। आप लोग इससे लगा सकते थे। तो जो भी दोनों में से जो समझ में आया है आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी अच्छा लगा होगा उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, हमें लगा था यही बेहतर होगा, ठीक है, यही आपको बेहतर होगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष पूछ रहा है हमें n1 और n3 का हमें लेना है, तो n1 के सापेक्ष n3 का निकाल देंगे अपवर्तनांक, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। और आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रही है, कह रहा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है, ठीक है। पूर्ण परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो उसका 2 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कि जो किरण हो वो कहां से जाना चाहिए, सघन से किधर जानी चाहिए, विरल में। और दूसरी कंडीशन जो क्रांति कोण हो, अपवर्तन कोण वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, यानी क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि कांच से जल में, कांच से जल में, ऑप्शन ए जो कह रहा है कांच से जल में, कांच से जल में, तो जाहिर सी बात है जो कांच होगा सघन माध्यम हो जाएगा और जल जो है क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। कांच के सापेक्ष तो जल विरल हो जाएगा क्योंकि इसका अपेक्षित घनत्व कम होगा, कांच का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो यही मिल गया आपका, सघन से विरल में जा रही है, तो ऑप्शन तो आपका ए करेक्ट यहीं पे हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है जल से कांच में, तो ये तो विरल से सघन में जाएगी तो होगा नहीं। जल से वायु में, तो ये भी कहाँ जा रही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डी कह रहा है कांच से वायु में, कहाँ से, कांच से वायु में। रुकिए रुकिए, 33 है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में हम लोग गलती कर दिए, ठीक है ना, ये भी हो ही जाएगा, लेकिन हम ये भी होगा। और जो कह रहा है जल से कांच में, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है जल से वायु में, तो जो सी ऑप्शन कर रहा है ये भी क्या होगा, पूर्ण परावर्तन के लिए सही है। जल से कहाँ जाए, जल से वायु में, जल से वायु में, तो ये भी सही है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए, पूर्ण परिवर्तन के लिए। और डी कह रहा है कांच से कहाँ जाए, वायु में, कांच से वायु में। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ने में गलती कर दिया। कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए सी डी हमारा क्या है, सही है। और जो बी ऑप्शन है आपका कह रहा है क्या, कि जल से कांच में जाए, जल से कांच में, तो जल हमारा क्या हो गया, विरल हो गया, और कांच क्या हो गया, सघन। तो हमारे क्या कंडीशन है कि सघन से विरल में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ विरल से सघन में जा रही है, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो हमसे पूछा क्या है, किसमें संभव नहीं, तो बी वाला ऑप्शन में ही संभव नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा ऐसे दूर से भी देखे तो नहीं, कुछ जनरली ये होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें लास्ट में नहीं लिखा रहता है, नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं को नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे अभी हमसे हुआ है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो उसमें पूछा था पूर्ण परावर्तन जो है, पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है पूछा था, नहीं है पूछा था। ठीक है, नहीं है तो कि नहीं कब होगा, जब विरल से सघन में जाएगा तभी नहीं होगा, संभव नहीं। तो देखिए सारे ए सी डी में जो है सघन से विरल में ही जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो पूर्ण परावर्तन तो होगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है जल से कांच में, ये आपको रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग मीडियम में, विरल से सघन में नहीं जाता है पूर्ण परावर्तन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है उस रंग को पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमने तो तरंगदैर्ध्य और विचलन के बारे में बताया था कि जो तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में से जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। ऑप्शन दिया है बैगनी, लाल, हरा, पीला। कौन कौन ऑप्शन दिया है, बैगनी, लाल, हरा और पीला। ठीक है, तो देखिए जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो रिलेशन होता है जो लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है। ठीक है, यानी अब तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी जिसकी, उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे कम आवृत्ति तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग, जो स्पेक्ट्रम बनता है श्वेत प्रकाश का, सबसे जो ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, तो जो ज्यादा विचलित होगा, ठीक है, उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, और तरंगदैर्ध्य कम होगी तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जाहिर सी बात आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जिसका विचलन ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होती है, और जिसका विचलन कम होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो विचलन पे निर्भर करता है, मान लीजिए विचलन पे जो है, विचलन पे हमारा निर्भर करता है n, जिसका ज्यादा विचलन होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी आवृत्ति जिसका विचलन कम होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, यानी जिसका आवृत्ति कम होगी उसका विचलन
कम होगा, ठीक है ना। तो किसका ज़्यादा विचलन होता है? बैगनी कलर का। आपका बैगनी कलर, इसका मतलब जो बैगनी कलर है इसका जो n है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो वर्ड का विक्षेपण होता है, उसमें बैगनी रंग का सबसे आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए। बात समझ में आई है? चलिए, ये रिलेशन दोनों याद रखिएगा, इससे आप लोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा दिए हुए आंकड़ों से द्रव का अपवर्तनांक है। दिए हुए आंकड़ों से द्रव का अपवर्तनांक है। कह रहा खाली बीकर की तली का पाठ्यांक 11.32 सेंटीमीटर, आधे भरे होने पर तली का पाठ्यांक 11.80 सेंटीमीटर और द्रव की ऊपरी सतह का पाठ्यांक 12.89 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बीकर है, ठीक है, खाली एक बीकर है। तो जो खाली बीकर की तली का जो पाठ्यांक है वो 11.32 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए हमारा जो बीकर है ना, ये इसके तली का पाठ्यांक है 11.32, ठीक है। और कह रहा है कि आधे भरे होने पर तली का पाठ्यांक, और जब इसमें आधा जल भर देंगे ना, इसमें आधा जल भर देंगे तो ये जैसे मान लीजिए ये पाठ्यांक, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए x1 का मान दिया है, फिर इसमें आधा जल भर देने पे जो x2 हो जा रहा है, x2 वो कितना हो जा रहा है? 11.80 हो जा रहा है। और फिर इसको, ये दूसरी कंडीशन हो गई, और फिर इसको पूरा भर दे रहे हैं, पूरा जल से भर दे रहे हैं। यही कह रहा है ना कि द्रव की ऊपरी सतह का पाठ्यांक, द्रव की ऊपरी सतह का पाठ्यांक नहीं, द्रव की ऊपरी सतह का पाठ्यांक, पूरा भरने की नहीं बात कर रहा है। और जो द्रव की ऊपरी सतह है यानी x3 का मान लीजिए, उसका पाठ्यांक 11 कितना है? 12.89 है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों से द्रव का अपवर्तनांक है। खाली बीकर की तली का पाठ्यांक, यानी ये जो खाली बीकर है इसके जो तली है, ठीक है, कोई बीकर देखेंगे तो ये तली होती है, तो ये तली की कुछ मोटाई होती है ना, ये वाला, यानी समझिए उस मोटाई को काउंट करके ये बताया है कि ये जो तली का मोटाई है वो कितना है? इतना है। और फिर कह रहा है कि आधे भरे होने पर तली का पाठ्यांक, तली का ही पाठ्यांक, ये जल का पाठ्यांक नहीं, आधा भर देंगे पानी। तो देखिए जैसे आप लोग कोई भी जैसे कप देखे होंगे, तो मान लीजिए कि तली कुछ मोटाई होती है और उसमें पानी डाल देते हैं तो देखते हैं ऊपर से, तो वो तली जो है ऊपर कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। तो मान लीजिए इसमें जब जल भर दिए तो ये तली कहाँ पे हो गई? यहाँ पे प्रतीत हो रही है। तो इसका जो पाठ्यांक है यानी यहाँ से यहाँ तक का वो पाठ्यांक इतना है, ठीक है। और इस तली का इसके सतह का जो पाठ्यांक है इतना है। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या अपवर्तनांक? तो जाहिर सी बात है अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा फार्मूला क्या होता है? n बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कैसे निकालेंगे? देखिएगा, पहली बात तो वास्तविक गहराई यहाँ से अब यहाँ तक लेंगे ना, यहाँ से पूरी निचली सतह तक, चूंकि जो ये निचली सतह है ये कितना मोटा है? इतना मोटा है। तो इसमें से यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा वास्तविक निकल जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 12.89 में से 11.23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9 में से दोगे 7, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। यानी ये जो लंबाई आएगी हमारी वास्तविक गहराई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वास्तविक गहराई आ जाएगी, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो वास्तविक गहराई जाएगी। और इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इतना उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये जो आभासी गहराई है ये वाली, ये कितनी होगी? तो इस टोटल में से यानी यहाँ से यहाँ तक में से ये वाली जो दूरी यानी तली का जो आधे भरे होने पे जो पाठ्यांक है ये वाला, इस 12.89 में से ये घटा देंगे तो इसका आभासी निकल जाएगा। तो आभासी गहराई कितना हो जाएगा? आभासी गहराई कितना हो जाएगा? 12.89 में से कितना घटा दीजिए? 11.80। तो कितना हो जाएगा? 1.09 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये 9 का 9 हो जाएगा, 8 में से 8 जाए 0 हो जाएगा, 12 में से 11 गया 1। तो इतना आ गया आपका क्या? आभासी गहराई। इतना हो गया वास्तविक गहराई। तो जाहिर सी बात है हमें पता है, कहाँ पे इसको मिटा के कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पता है हमें कि जो होता है अपवर्तनांक और गहराई में संबंध बराबर होता है ना, वास्तविक बटे। तो वास्तविक कितना है? 1.57 और आभासी कितना है? 1.09। तो घट जाएगा तो ये मतलब दशमलव कट जाएगा तो ये हो जाएगा
इतना, ठीक है। अब देखिए कितना बार में कटेगा, यानी 157 में 109 से भाग करते हैं, 157 में 109 से भाग करते हैं तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपका 1.44, कितना आ जाएगा 1.44, ठीक है 1.44। फिर आगे कुछ आ रहा है इतना, तो उसको नहीं, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लीजिए, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक ही सारे पॉइंट लिए है। तो देखिए 1.44 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 35 का ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 35 का ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, यहाँ पे तली की मोटाई कुछ होती है तो उसको पूरा ये जो है सतह से सतह तक जो है वास्तविक गहराई निकालेंगे तो ये पूरा दिया है, जबकि हमारा इतना ही होगा, तो इस वाली मोटाई को घटा देंगे इसमें से तो वास्तविक गहराई निकल जाएगा। और फिर जब पानी जल भरेंगे तो कुछ और मोटा दिखेगा तली, तो उस मोटाई को फिर इसमें से घटा देंगे तो आभासी निकल जाएगा। और अपर्तनांक और गहराई में संबंध जो होता है उस फॉर्मूले पर रख देंगे, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, तो अपर्तनांक आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक बीकर जब खाली है तब जो पेदी पर एक चिन्ह अंकित कर इस चिन्ह को सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकस करके सूक्ष्मदर्शी को फिर इतना सेंटीमीटर ऊपर उठाते हुए चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए बीकर की तो किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा। पानी का अपर्तनांक 4.3 रखिए, यानी सेम ऊपर जो 35 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही सेम करना है, ठीक है। तो कह रहा है एक बीकर, क्या है, एक बीकर है, तो कह रहा है बीकर जब खाली है तब उसकी पेदी पर एक चिन्ह अंकित कर उस चिन्ह को सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकस करके सूक्ष्मदर्शी को फिर 3.0 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं, ठीक है। और पुनः क्या करते हैं, चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए बीकर में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि वो क्या होगा, भरना पड़ेगा। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्या कर रहा है हमसे, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा मान लीजिए हमारा बीकर है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या है, सूक्ष्मदर्शी है यहाँ से, ठीक है, देख रहे हैं ये जो तली है इसका मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है, h है, कितनी ऊंचाई है, h है। तो इस तली को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, क्या करते हैं, फोकस पे उसके लाते हैं। चलिए फोकस पे ला दिए, फोकस पर ला देते हैं, फोकस पकड़ के सूक्ष्मदर्शी को फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं। और फिर क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन में अब फोकस कर लिए ना, तो फोकस कर रहे हैं, ऊंचाई तो वही है, हाइट तो वही है, फिर ये क्या करें, सूक्ष्मदर्शी को ही थोड़ा ऊपर लेके चले जा रहे हैं 3 सेंटीमीटर की दूर ऊंचाई पे, कितना पर, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। और फिर इस तल को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, यानी फोकस पे लाएंगे। तो कह रहा है कि उसका जो है क्या कितना पानी इसमें भरना पड़ेगा। मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी को ला दिए, अब इसमें जल भरना है हमें, जल भरेंगे तो ये तली कुछ ऊपर जाएगी ना, ये तली मान लीजिए यहाँ पे चली जाएगी तली, क्योंकि जल भरते हैं तो तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो जब इसमें जल भर देंगे तो ये तली क्या हो जाएगी, थोड़ा ऊपर आएगी। तो कह रहा है उसी तली, यानी इसमें कितना जल भरना पड़ेगा कि ये तली क्या हो, यानी 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाए हैं तो ये भर जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए फिर जल उतना भरना पड़ेगा कि जो तली है 3 सेंटीमीटर क्या हो, ऊपर उठ जाए, तभी तो ये डिस्टेंस कवर होगा। क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाए हैं तो भाई इतना जल भरेंगे कि इसमें जो तली है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या हो, प्रतीत हो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत हो जाए, तो फिर फोकस पे आ जाएगा। समझ में रहे हैं, समझ आ रही बात। जैसे मान लीजिए यही हमारा ये, जैसे मान लीजिए स्टिक है, तो इस समय यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से टच हो रहा है, ठीक है, टच हो रहा है तो हाइट h है, और यहाँ पे कुछ मतलब मान लीजिए एकदम बर्तन की सतह है तो उतना है। मैं मान लीजिए इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा दूँ तो इसमें कितना पानी भरे कि ये आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे था तो टच हो जाता, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए ना, तो इसको भी 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके चले आएंगे तो फिर टच हो जाएगा ना। तो सेम वही कंडीशन, इसमें इतना जल भरे कि जो तली है फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए तो क्या होगी, फोकस पे जाके एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे इसकी तब क्या हो जाएगी, इसकी h जो है वास्तविक हो जाएगा, ये हो गया वास्तविक गहराई। और आभासी गहराई कितना हो जाएगा, तो टोटल h है, यानी पूरे में से इतना घटा देंगे तो आभासी निकल जाएगा। तो आभासी बराबर आभासी गहराई कितना हो जाएगा, आभासी गहराई तो h - 3 हो जाएगा,
H-3। और चूंकि जल का अपवर्तनांक आपको n का मान दिया है 4/3, 4/3 दिया है ना, 4/3 क्वेश्चन में, जी हाँ दिया है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 रखना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं यहाँ से n बराबर फार्मूला आपका होता है वास्तविक और बटे में आभासी, बटे में आभासी। तो n का मान कितना है 4/3, 4/3 और H/H-3, ठीक है। यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो 3H बराबर कितना हो जाएगा, 3H बराबर 4/H-3, H-3 होगा। चलिए तो गुणा करते हैं, तो 3H बराबर कितना हो जाएगा 4H माइनस 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। इसको इधर लाएंगे तो 3H माइनस 4H बराबर -12, तो माइनस H बराबर कितना आ गया -12, तो यानी H बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, ठीक है। तो ये तो हो गया वास्तविक गहराई, क्या हो गया ये वास्तविक गहराई, इसी को हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यानी जल को उतना ऊपर तक भरेंगे, ठीक है, क्योंकि जल की सतह से ही ना ऊंचाई लेते हैं वास्तविक, तो उसी को यानी जल यहाँ तक हम भर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक भर दिए हैं जल, तो इसका ये जो तली है इतना उठ गया है, तो जल का और तली के बीच की ऊंचाई को ही हमने h माना है, क्या माना है h माना है, ठीक है ना, h माना है। और कुछ तली ऊपर उठी हुई पड़ती है तो कितना 3 सेंटीमीटर उठेगी, तो इसी की दूरी को क्या, अरे सॉरी ये टोटल दूरी पूछ रहा है ना कि जल को कितना भरना पड़ेगा, तो यानी h का मान पूछ रहा है, h का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12, और इसमें से अगर 3 घटा देते तो कितना आ जाता 9, यानी हमें आभासी गहराई भी मालूम चल जाता कितना 9 सेंटीमीटर, कितना मालूम चल जाता 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 36 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा इतना। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 तथा प्रिज्म का कोण 60 है, यदि प्रकाश किरणें सममित गमन करती हैं तो आपतन कोण होगा। क्या कर रही हैं, सममित गमन करती हैं तो आपतन कोण होगा, ये मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो चलिए जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, प्रिज्म जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, या न्यूनतम विचलन कोण हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लिखा था क्या, तो क्या होता है n बराबर साइन a प्लस लेमडा m/2 अपान साइन a/2, यही होता है ना। तो देखिए जब सममित हो जाती हैं किरणें, जो आपतित और अपवर्तित किरणें जब सममित हो जाती है तो समझिए उसी समय न्यूनतम विचलन कोण बनता है, न्यूनतम विचलन। तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करते हैं इसका मान हम रख लेते हैं, ठीक है ना, कितना रख लेते हैं i, इसको अपवर्तन कोण i मान लेते हैं, ठीक है, i अपान ये होता है a/2 जो होता है r होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है r होता है, क्योंकि जब इसका डेरिवेशन आप लोग करेंगे तो ये क्या होता है i होता है और ये r होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि जो अपवर्तन कोण की जगह और आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का जो अनुपात होता है अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो जब इसका आप लोग डेरिवेशन पढ़े होंगे किसमें, पिछले वीडियो में, अरे सॉरी पिछली क्लासों में यानी हाई स्कूलों में, तो आप लोगों को डेरिवेशन में बताया गया कि साइन i अपन साइन r होता है, ये i का मान होता है, ये r का मान, उसका वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारा आता है फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है तो आपतन कोण होगा, यानी साइन i का, यानी i का मान निकालना है, ठीक है। n का मान दिया है आपको कितना 1.414, तो इसका मान दिया है 1.414 बराबर साइन कितना हो जाएगा i अपान साइन r के जगह पे a/2, तो a का मान दिया है प्रिज्म कोण a आपका दिया है कितना 60 अंश है, कितना है 60 अंश है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। तो रख देंगे 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है साइन i का मान, तो ये हो जाएगा क्या, इसका यहाँ पे इसका इसमें गुणा है तो 1 4 इतना गुणे कितना हो जाएगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करेंगे
तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 1.414 है ये किसका मान है, √2 का मान है। किसका मान है, √2 का। तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, √2 गुणे 1/2, 1/2, ठीक है। चलिएगा अब देखिए इस 2 को जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि जे √3 का √3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। √x का √x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, x हो जाता है। तो हम x को नहीं लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं ना √x गुणे √x। तो उसी तरह 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2 गुणे 1/√2 × √2। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/√2। और 1/√2 किसका मान है, साइन 45 अंश का। तो हो जाएगा आपका यहाँ से कितना, साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 अंश। तो साइन से साइन कट जाएगा तो आई बराबर कितना आ गया, 45 अंश। यानी यहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। यानी आपतन कोण कितना आ जाएगा, 45 अंश। यानी आपका जो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया ये सॉल्व किए हैं तो देखिए कुछ नहीं रखें, वही फार्मूला है n बराबर साइन आई अपन साइन आर। चूंकि यहाँ पे न्यूनतम विचलन की स्थिति में सम्मिलित होती है, आई का ही मान होता है इतना जो आपका फार्मूला है, ठीक है। और ये फार्मूला ही है आपका, तो ये आर का मान होता है, ये आई का मान होता है, ठीक है। तो हमें आई का मान निकालना है, चूंकि मतलब a + λm/2 का मान निकालना है। तो उसको क्या करेंगे, उसको साइन आई मान लेंगे, साइन आर। फार्मूला n का मान दिया है इतना, ये हो गया साइन आई, ये हो गया साइन आर। तो इसका a का मान दिया है 60, तो 60 का आधा करेंगे 30, ठीक है। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/√2, क्योंकि गुणा करेंगे तिर्यक तो इसका इसमें गुणा होगा। ये मान होता है √2 का, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, अंडर से अंडर कट गया, 1/√2 बचेगा। और 1/√2 कितने का मान है, 45 अंश का। फिर साइन से साइन कट जाएगा, आई बराबर 45 अंश, ठीक है। रिवर्स करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हुआ 37 का सही। फिर आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में से गुजरती है तथा 15 अंश से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। यानी समझिएगा ये हमारा क्या है, द्रव है, ठीक है। ये वायु है, तो वायु से प्रकाश आई, ठीक है, इस द्रव की सतह पे पड़ी, ये हम खींच दिए यहाँ पे अभिलंब। तो कितने आपतन से आ रही है, 60 अंश से। 60 अंश से आ रही है तो इसको 60 अंश से गुजर जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा 15 अंश विचलित हो जाती है। मतलब 60 में से 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 45। यानी 45 अंश के अपवर्तन कोण पे क्या हो जा रही है, यह अपवर्तित हो जा रही है 45 अंश से, ठीक है। तो आपतन कोण हो गया इतना, अपवर्तन कोण हो गया, यानी ये आई का मान हो गया, ये आर का मान हो गया। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो हमें पता है n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मान कितना है, 60, तो हो जाएगा साइन 60 अंश, अब बटे में साइन आर का मान 45 अंश। मान सबको पता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। कर्णी में 2 का इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, तो हो जाएगा √3 × √2/2, ठीक है। फिर इस 2 को लिख सकते हैं कर्णी में 2 बार, तो 2 कर्णी में 2 लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा। तो ऊपर वाला भी कर्णी में है, ये वाला भी कर्णी में है, तो इसको लिख सकते हैं, एक ही कर्णी में लिख सकते हैं 3/2, यानी √3/2। तो n का मान कितना आ गया, √3/2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, √3/2। ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया इतना। चलिएगा आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/4 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी वायु के सापेक्ष किसका, जल और कांच का, यानी वाटर और कांच का। तो इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, और इसका कितना है, 3/2 है, यही है ना, 3/। तो कांच का जल के सापेक्ष
तो कांच का जल के सापेक्ष, सॉरी जिसके सापेक्ष करते हैं उसको पहले लिखते हैं ना, तो क्या कर रहा है, कांच का जल के सापेक्ष यानी कांच का। तो मैंने कहा कि जिसके लास्ट में जी है, इसके लास्ट में जी है, तो जिसके लास्ट में जी होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसके लास्ट में जी है तो इसको ऊपर लिख दिए 3/2। अब बटे में ये W किसके लास्ट में है, इसके, तो इसको लिख देते हैं 4/3। हमने जो बताया है जब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 31 नंबर क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे, उसमें बताया था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसके इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। 9/8 है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इतना ही दिया है 9/8, हाँ बटे में ये सब दिया है, तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 9/8। 9/8 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जी किसके लास्ट में है उसको ऊपर लिख देंगे, ये W किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में, तो उसको नीचे लिख देंगे। या हमने बताया है कि W है उसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, तो NW/NA का मान दिया है 4/3। फिर इसको आप फिर गुणा करके देखिए कि इसको कैसे किस कंडीशन में ला सकते हैं, तो वैसे करिएगा, नहीं तो जाहिर सी बात है हमने ट्रिक समझ लीजिए कि जो जी इसके सापेक्ष इसका निकालना है, तो जिसके ये इसका लास्ट क्या है जी, तो जिसके लास्ट में जो वैल्यू जिसके लास्ट में जी रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं। फिर ये W है तो W किसके लास्ट में है, इसके, तो इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिएगा नोट करिए, इतना सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 40 नंबर देखिएगा, कह रहा है ये कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के पदार्थ का अपवर्तनांक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज बराबर होती है, तो जो कोण होता है वो कितने का होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है। एक समबाहु प्रिज्म है, ठीक है, का पदार्थ का अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक है कितना दे रखा है, अंदर 3 दे रखा है, तो कह रहा है तो इसका न्यूनतम विचलन कोण होगा, यानी λm का मान पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण। फार्मूला क्या होता है, n बराबर sin A प्लस λm/2 अपान ये क्या होता है sin A/2, यही होता है ना, A/2 होता है। तो A का मान पता है कि ये A का मान पता है, ये n का मान पता है, ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, तो A का मान पता है, इसका मान पता है, तो निकाल ही सकते हैं। n का मान कितना है, √3, इसका इसमें जाके गुणा होगा ना, तो गुणा कर देते हैं। sin A का मान कितना है, 60/2 हो जाएगा, बराबर sin A का मान कितना है, 60 अंश प्लस λm/2। इसी को सॉल्व करें, साइन ये कट के कितना हो जाएगा 30, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा √3/2। गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना, शॉर्ट करें, क्योंकि भाई आप लोग इतने नादान तो है नहीं कि समझेंगे नहीं, क्योंकि कटेगा तो 30 अंश होगा, और 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/√3/1/2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा √3/2, बराबर इससे इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 अंश, 30 अंश का मान कितना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा साइन 30 अंश प्लस λ/2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का बटा है, तो एक बार इसका भी बटा लगेगा, इसका भी बटा, तो उसका बटा लगाए तो 30 अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं, यहां से देखिएगा λm का मान निकालना है, तो देखिए ये √3/2 किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है, बराबर कितना हो जाएगा साइन 30 अंश प्लस λm/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बचा है 60 बराबर 30 प्लस λm/2, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो λm/2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 30 बराबर 30 हो जाएगा। और λm का मान निकालना है, तो फिर त्रिया गुणा करेंगे तो λm बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 60, तो λm का मान कितना आ गया 60 अंश, कितना आ गया 60 अंश। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, λm का मान आ गया 60 अंश, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 40 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात समझ में आई है। चलिएगा यहां से इसका मान 60 अंश, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 60 बराबर, यानी यहां से इक्वेशन लिख देंगे 60 बराबर 30 प्लस λm/2। देखिए ये प्लस में तो इधर जाएगा, तो -60 में से 30 घट जाएगा, तो 30 बराबर λm/2
लेमडा एम का मान निकाल 3 गुणा करेंगे 30 गुना 60, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, नोट करिएगा। फिर देखते हैं आगे, इतना नोट कर लिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 3 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। यदि पानी का अपवर्तनांक कितना हो तो टंकी की वास्तविक गहराई निकलती है। यानी आभासी गहराई आपको दिया है, आभासी गहराई कितना 30 मीटर, और जल अपवर्तनांक भी दे रखा है, यानी म्यू का मान या एन का मान दे भी रखा है कितना 1.33, ठीक है। तो वास्तविक गहराई निकालिए तो क्या हो जाएगा, एन बराबर वास्तविक अपान आभासी। इसका मान पता है 1.33, इसका मान निकालना है तो इसको लिख लेते हैं, और इसका भी मान पता है 30 है। 3 गुणा करेंगे तो वास्तविक बराबर कितना आ जाएगा, वास्तविक बराबर 1.33 इंटू 30, गुणा कर दीजिए। 0 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 3 एकम में 3, ठीक है। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे, तो इधर 2 स्थान लगा दे रहे हैं। कितना आ गया 39 इतना मीटर। तो 39.3 और सॉरी 39.9, 39.9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 40 का ऑप्शन नंबर सॉरी 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांति कोण होगा। तो फार्मूला आपको पता है, n बराबर क्या होता है 1/sin c, 1/sin c। तो c का मान निकालना है तो हो जाएगा फार्मूला n sin c बराबर 1/n। n का मान पता है, n का मान दिया है 4/3 दिया है, 4/3 दिया है ना, सॉरी 3/2 दिया है। कितना दिया है 3/2 दिया है, 3/2। तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो ये पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका साइन c बराबर कितना हो जाएगा 3/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला गया, यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आपको कह रहा है कि जो दिया है साइन 42 अंश बराबर 2/3, यानी आपको दिया है, हिंट दिया है कि साइन 42 सॉरी जो 42 अंश है बराबर रखना है 2/3, यानी 2/3 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 42 अंश, साइन 42 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा साइन c बराबर साइन 42 अंश। तो साइन से साइन कट गया तो c बराबर कितना आ गया 42 अंश। c बराबर कितना हो गया 42 अंश। हमने बताया भी है कि जो जल के लिए क्रांति कोण होता है, क्वेश्चन में ही बताया गया था कि 42 अंश होता है। कितना होता है 42 अंश, ठीक है। तो c का मान कितना आ गया 42 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है 42 अंश। n बराबर 1/sin c, sin c बराबर 1/n, n का मान रखेंगे तो ये पलट के हो जाएगा 2/3, और 2/3 का मान आपको रखना है कितना sin 42 अंश, sin 42 अंश, sin से sin कट जाएगा, c बराबर 42 अंश आ जाएगा। समझ में है। चलिए तो सिंपल था। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका आपतन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा या आपतन कोण। तो हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्योंकि जब लंबवत पड़ती है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ चुका है, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया है कि लंबवत पड़ती है तो 0 अंश का एंगल बनता है, आपतन कोण भी अपवर्तन कोण भी। तो कितना हो जाएगा 0 अंश। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन किया है इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबवत पड़ेगी तो। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो तो वास्तविक गहराई निकाली, यानी जस्ट इस वाले फार्मूले पे इसका मान दिया है 4/3, ठीक है। और कह रहा है कि उसकी आभासी गहराई यानी नीचे वाला मान दिया है, तो नीचे वाला मान लिख लेते हैं 9 है, और उसका वास्तविक निकालना है, ठीक है, वास्तविक निकालना है। तो ये कट जाएगा 3 3 के 9, तो वास्तविक कितना हो जाएगा 3 गुणा करेंगे तो 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। या 12 मीटर क्या है ऑप्शन में, मीटर में है ना, तो मात्रक मीटर में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 12 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ ही लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है,
पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है तो एक तो हमारा दिख ही रहा है सूर्य, सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है। उसके अलावा ऑप्शन के अनुसार विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब से पराबैंगनी किरण निकलती तो भाई हमारे ब्लड कैंसर हो जाता है, सॉरी स्किन कैंसर हो जाता है हमारे शरीर पे, क्योंकि बल्ब सबके घर में जलता है, तो ये होगा नहीं। बी कह रहा है लाल गर्म लोहे की गेंद, जो लाल गर्म लोहे की गेंद होती है उससे पराबैंगनी किरण निकलती है, ठीक है ना, थोड़ी मात्रा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सी सोडियम वास्प लैंप, ये भी हम घर में जलाते हैं। कार्बन आर्क लैंप, ये भी हमारे घर में जलता है, तो इन सब से नहीं निकलता है, ठीक है। एकदम सूक्ष्म बहुत ही निकलता हुआ तो नगण्य मात्रा में, लेकिन जो लाल गर्म लोहे की गेंद होती है, लोहे को एकदम लाल गर्म कर दीजिए तो उससे पराबैंगनी थोड़ी उसकी मात्रा मान लीजिए निकल जाती है कुछ, ठीक है ना। चलिएगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले लेसन के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पतले लेंसों पे अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में अभी तक हम पढ़ा, अब लेंसों पे अपवर्तन होगा। जो हम लोगों ने प्रकाश का गोली दर्पणों पे परावर्तन पढ़ा था, जो फार्मूला जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसी तरह इस अगले चैप्टर में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी, बस थोड़ा अवतल की जगह सॉरी दर्पण की जगह पे लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और वो फार्मूला पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस यही चेंजेस होगा। सॉल्व करने का तरीका सब सेम रहेगा, ठीक है ना, बस थोड़ी सी चेंजेस हो गई। जो बढ़िया से पढ़ा है उस लेसन को, उसको ये लेसन 17 जो लेसन चलेगा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके वो लेसन पढ़ ले, ठीक है ना। क्या करें, प्रकाश का गोली दर्पणों पे परावर्तन जो है उस लेसन को पढ़ ले, तब वो देखेगा इस वीडियो को तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।